आज महाराष्ट्र के इलेक्शन में आपने देखा कि लगभग सभी पार्टियों ने अपने जो पत्ते हैं वो खोल दिए, यानी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आखिरी दौर में आ चुकी है और लगभग सभी पे उनकी जो परिस्थितियां वो साफ हो गई हैं। कुछ परसेंटेज बाकी हैं, जिसमें अगर बात करें पालघर जिले की 6 सीटों पर, तो 6 सीटों में आकलन करेंगे तो अभी तक महायुति का जो है वो वसई की जो सीट है वो महायुति ने अभी जारी नहीं की है। इसके अलावा लगभग हर सीट पर उनके उम्मीदवार आ गए हैं। और बात करें अगर महायुति के बाद महाविकास अघाड़ी की, तो कांग्रेस की तरफ से सीटें गई हैं नालासोपारा और वसई की। हम बात करें नालासोपारा की, तो नालासोपारा में अगर देखेंगे तो सारे लगभग कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। तो अब संदीप पांडे कांग्रेस से अधिकृत उम्मीदवार बनाए गए हैं महाविकास अघाड़ी की तरफ से, और महायुति की तरफ से राजन नाईक हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे तो संदीप पांडे और राजन नाईक के बाद सबसे यहाँ पे जो कद्दावर पार्टी है, स्थानीय पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी, उनके विधायक 15 सालों से क्षितिज ठाकुर का जो पर्चा दाखिला है वो 28 को है, और 29 तारीख को जिस तरीके से अभी पार्टियां जो बाकी हैं, धनंजय गावड़े, यहाँ के एक फैक्टर और है नालासोपारा के जो धनंजय गावड़े, उन्होंने भी अपनी तरफ से पोस्टर जारी किए हैं कि 29 तारीख को उनका पर्चा दाखिला होना है। अब स्थितियां साफ हो गई हैं, क्योंकि अब कांग्रेस के भी प्रत्याशी यानी महाविकास अघाड़ी की तरफ से प्रत्याशी आ गए और महायुति की तरफ से प्रत्याशी आ गए। तो देखा जाए महाराष्ट्र में तो महायुति और महाविकास अघाड़ी ही दोनों पार्टियां प्रतिद्वंदी है एक दूसरे की। और इस बीच आप देखेंगे नालासोपारा का जो समीकरण है वो बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो समीकरण अगर नालासोपारा का, क्योंकि देखिए हम बार बार नालासोपारा या वसई का आकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुजन विकास अघाड़ी जो 34 सालों से अनबीटेबल है, जिसको आज तक किसी ने तोड़ नहीं पाया है, उनकी सत्ता पे जो उनका जो कब्जा है, वो जो उनका समीकरण है, जिस तरीके से उन्होंने सेट किया हुआ है, वो काबिले तारीफ कही जा सकती है। क्योंकि इस राजनीति में जो बिसात बिछाई जाती है वो यहाँ के जो हितेंद्र ठाकुर हैं उनको बखूबी मालूम है किस तरीके से विरोधी खेमे को और किस तरीके से उनको मात देनी है। उनके समीकरण उनका जो है वो बेहतरीन कहा जाएगा, क्योंकि लंबी पारी वो खेल चुके हैं राजनीति की। अब देखना ये होगा कि नालासोपारा सीट जो क्षितिज ठाकुर है उनके सुपुत्र और वर्तमान विधायक, उन्हें वापस से गद्दी दिला पाते हैं। और खुद उन्होंने आपने देखा था 2019 के इलेक्शन में के पहले उन्होंने घोषणा की थी कि 2019 के बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2024 में वो फिर से एक बार ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की, क्योंकि ये उनकी आखिरी पारी हो सकती है। क्योंकि उम्र के तकाजे के हिसाब से उन्होंने पिछली बार ही कहा था कि वो कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस बार वो फिर से उतरे हैं। तो सामने विजय पाटिल वसई की सीट पर, और वो अभी महायुति का कौन उम्मीदवार आने वाला है ये भी अभी पत्ते खुले नहीं, उसमें भी कयास लगाए जा रहे कई लोगों के, उसमें भी कई फैक्टर्स हैं। अगर बात करें नालासोपारा विधानसभा पर, अगर जातिगत समीकरण या फिर अगर आप देखेंगे कि कम्युनिटी वाइज वोट कैसे हैं, तो उसके बारे में बात करें तो टोटल जो टोटल संख्या जो रजिस्टर्ड संख्या है वो अब 6 लाख पहुंच चुकी है। नालासोपारा विधानसभा 550 बूथ की सबसे ज्यादा बड़ी विधानसभा है, जहां पर 550 बूथ बनाए जाते हैं पार्टियों के, और उस हिसाब से मैनेज करते हैं। देखने वाला विषय यह है कि यहाँ पे जातिगत गणित जो है वो भी काफी बड़े शेयर ऑफ परसेंटेज में है। जिसमें नालासोपारा की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय यानी जनसंख्या के हिसाब से देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर वोटर्स की बात करेंगे तो उत्तर भारतीय वोटर्स 1.5 लाख की संख्या में है, जिसमें वोट शेयर आप कहेंगे तो लगभग 30% माना जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें आप नालासोपारा में यहाँ के जो स्थानीय वोटर हैं यानी मराठी वोटर्स हैं, उनकी जो संख्या है वो अप्रॉक्स 35 से 40% है। बात करें नालासोपारा विधानसभा की, जहां पर सबसे कट्टर और सबसे तीक्ष्ण लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक से एक धुरंधर है। नामों की बात करें तो क्षितिज ठाकुर, धनंजय गावड़े, राजन नाईक और इनके साथ ही संदीप पांडे। और ये जो फैक्टर्स हैं, इसमें वोट शेयर परसेंटेज क्या है हम आगे देखते हैं। अब बात करें नालासोपारा की 6 लाख वोटर संख्या है टोटल। यहाँ पे 6 लाख में देखेंगे अगर जातीय समीकरण और कम्युनिटी वाइज अगर आप इसको देखते हैं तो 1.5 लाख वोटर जो है उसमें उत्तर भारतीय आते हैं, जिसमें उत्तर भारत के जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये 4 राज्यों के जो लोग हैं उनकी जो वोटर संख्या है वो 1.5 लाख है, यानी कुल 30% ये संख्या है। और ये 30% जो संख्या है ये निर्णायक वोट मानी जा रही है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे 42,000 की जो पालघर लोकसभा चुनाव था उसके बाद 42,000 वोटर्स और बढ़े हैं। तो पालघर का जो सांसद का जो समीकरण आया था रिजल्ट में, जिसमें बीजेपी जीती थी, अब देखना यह होगा कि वो 42,000 जो वोटर बढ़े हैं, कहा जा रहा है कि वो निर्णायक की
स्थिति में वो लेकर आएंगे। दूसरा, उत्तर भारतीय वोटर जो फैक्टर है वो भी उससे भी नकारा नहीं जा सकता है। इसके साथ और आगे चले तो जातिगत समीकरण देखेंगे तो 30 से 40% जो है यहाँ के स्थानीय वोटर हैं भूमिपुत्र, यानी मराठी वोटर हैं 30 से 40%, और गुजराती और मारवाड़ी की जो संख्या है वो लगभग 15% कही जा रही है। और इनके अलावा अगर आप आगे चलेंगे तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के वोट हैं वो 7% है, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के वोट हैं वो 2% हैं। तो अगर आप देखेंगे समीकरण, अगर ये कहा जा रहा है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी, ये दोनों के बीच लड़ाई इस बार होगी, कारण कि जातिगत समीकरण और उसके साथ कम्युनिटी वाइज जो पार्टियां जुड़ी हैं, जिसमें कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के जो मुस्लिम पारंपरिक वोट हैं और इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी के जो वोटर्स हैं कलेक्टिवली वोट करेंगे। हालांकि इसमें समाजवादी पार्टी जो महाविकास अघाड़ी का एक फैक्टर है, एडिशनल उनकी पार्टी है, उन्होंने अपने कुछ कैंडिडेट्स अलग से उतारे हैं, तो उन सब की बात हम करेंगे। आगे जान लीजिए कि नालासोपारा के इस समीकरण में उत्तर भारतीय वोटर्स निर्णायक हो सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर आपने देखा पालघर लोकसभा सीट पे जब उम्मीदवार खड़े थे उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इस बार भी हैं। तो निश्चित तौर पे बीजेपी उनको एक बार लाकर उत्तर भारतीय वोटर्स को साधने का प्रयास करेगी। और उत्तर भारतीय वोटर्स, आप देखिए 1.5 लाख की वोट है और 1.5 लाख की वोट संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसमें उत्तर भारतीय वोटर्स को पहले से ही आप देखेंगे तो जो बहुजन विकास अघाड़ी है उन्होंने शामिल किया है। बेशक उनको कोई बड़ा सीट, उनको नगर सेवकों का पद ये सब नहीं दिया है, लेकिन एक तरीके से वो उनको आकर्षित करने में सफल होते हैं, जिस भी प्रकार से हो, बिजनेस व्यापार से लेकर। लेकिन ज्यादातर लोग बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ इस एस्पेक्ट पे देखेंगे तो जुड़ते नजर आते हैं। लेकिन वोट संख्या जो लोकसभा चुनाव में आई है, और उसमें यह भी माना जा रहा था कि ये योगी जी के आने के बाद ही ये समीकरण बदले हैं। और जैसे निरहुआ आने की बात करें, ये सब तमाम जो रिझाने की बात है, उत्तर भारतीय वोटर्स को ही रिझाने की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी ने राजन नाईक को दिया है। राजन नाईक एक पुराना चेहरा है यहाँ पर, जो लोगों के बीच जाने जाते हैं। इसके अलावा क्षितिज ठाकुर जो बहुजन विकास अघाड़ी के पिछले 3 टर्म के विधायक हैं, अब उनका भी जो है आकर्षण और उनको भी आकर्षित करने के लिए ये सूत्र बताते हैं कि उनकी भी जो रणनीति है वो उत्तर भारतीय वोटर्स को ही आकर्षित करने की तैयारी है। अब इधर देखिए, इधर महाविकास अघाड़ी एमवीए ने संदीप पांडे को अपनी दावेदारी दी है, यानी उनको भी ये पांडे सरनेम से यहाँ के उत्तर भारतीय वोटर्स को साधना हो, उनका लक्ष्य दिख रहा है। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो सकता है ये समझना जरूरी है। तो बहुजन विकास अघाड़ी जो कि पिछले 3 टर्म से वो यहाँ के विधायक होते आ रहे हैं, और इसके बाद अब राजन नाईक के साथ भी देखेंगे तो उत्तर भारतीय कम्युनिटी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। इधर से महाविकास अघाड़ी आती है, और समाजवादी पार्टी के जो कैलाश यादव हैं उनका भी पर्चा दाखिला है 28 तारीख को। तो निश्चित तौर पे जो उत्तर भारतीय वोट्स हैं वो बहुत वोट शेयर बंटने वाले हैं। तो 6 लाख वोटों में अगर वोट परसेंट अच्छी तरीके से भी जाता है, 60 या 65% जाता है, तो उसमें से अगर आप देखें कम्युनिटी वाइज तो काफी वोट बंटने वाले हैं। तो ये इस बार का जो चुनावी समीकरण होगा वो काफी दिलचस्प लग रहा है। इसी बीच आप देखिए धनंजय गावड़े भी इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि उनका भी पर्चा दाखिला होने वाला है। तो ये देखिए कि अगर 10, 20, 30 हजार भी वोट्स अगर लोग एक दूसरे से उनका खींचते हैं तो ये निर्णायक की भूमिका में जा सकते हैं। देखने वाला विषय ये होगा कि आने वाले दिनों में इन तीनों पार्टियों में कौन जीतने वाला है, और इन तीनों पार्टियों में या इन 4 जो निर्दलीय हैं उन सबको जोड़कर अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो कौन जीतने वाला है, ये आकलन जो है वो अभी फिलहाल स्थितियां साफ नजर नहीं आ रही हैं। और आने वाले जो दिन हैं जिनमें कि आखिरी 1 हफ्ता जो होता है वो निर्णायक होता है, और उसी समय जो है सारे जो वोटर्स हैं वो साधे जाते हैं। और हर तरीके से, चाहे आप एक्टर्स को लाके बात करिए, या फिर नेताओं को लाके बात करिए, या अन्य समीकरणों से उनसे बात करिए, या फिर चाहे व्यवहारिक दबाव देकर बात करिए, तो इन सब समीकरणों को बिठाकर लोग अपने कैंडिडेट को जिताने की बात करेंगे। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा स्वाभिमान का और सम्मान का सवाल बन गई है बहुजन विकास अघाड़ी के लिए सीट निकालना, क्योंकि अब युवा नेता जो है क्षितिज ठाकुर यहाँ से एक बार 4थी बार के लिए वो प्रयास उन्होंने किया है। अब देखना ये होगा कि विरोधी पार्टियां उनको मौका देने देती हैं या फिर जीत हासिल करते हैं। महाविकास अघाड़ी का और चीज माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी यहाँ पे कैंडिडेट अगर नहीं भी खड़ा करती तो शायद है कि बहुजन विकास अघाड़ी की जीत जो है वो आसान होती थी। लेकिन अगर बात करें समीकरणों की तो महाविकास अघाड़ी में संदीप पांडे अभी फिलहाल आप देखेंगे तो वो
वसई विरार के लिए नया चेहरा होंगे। बेशक वो राजनीति में है और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन अब ये वोटर्स के करीबी कितने हो सकते हैं ये तो वक्त के गर्त में बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि आखिर निर्णायक की भूमिका में कौन आता है और उत्तर भारतीय वोटर्स को कौन साथ पाता है। फिलहाल आपको इस समीकरण से कहीं आपको अगर कुछ आपको कुछ आइडिया आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगले 10 दिन तक ये आकलन जारी रहेगा और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली खबर के लिए बने हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।